इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब भर जाता है। इसके तब आपको इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब भर जाता है। इसके बाद इसी के अंदर फिर हमें जो सेकंड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या है कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल और ऑफिशियल ईमेल, सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं वो इस बात को लेके हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो है लॉगिन खुल नहीं पा रहा है। लॉगिन ना खुलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ऑफिशियल ईमेल के अंदर कॉलेज की ईमेल डाल दी गई है। वहां पे आप सभी को जो है टीचर का पर्सनल ईमेल जो है उसको डालना है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है कि लॉगिन नहीं हो पा रही है, या अगर हम लॉगिन करें तो प्रिंसिपल का खुल जाता है या किसी और का खुल जाता है, तो इस बात का सबको एक जो है विशेष ध्यान रखना है कि ऑफिशियल ईमेल के अंदर टीचर्स का पर्सनल ईमेल डलना है। और अगर किसी का गलती से डल गया तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपडेट का एक ऑप्शन आएगा। जब आप प्रिंसिपल लॉगिन में जाते हैं और अपडेट करेंगे तो अपडेट में आप यहाँ से ऑफिशियल ईमेल को चेंज कर सकते हैं। ऑफिशियल जैसे ये मेरा देखिए यहाँ पे आ रहा है, नंबर, ऑफिस, पर्सनल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल। यहाँ पे आप चेंज करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी उसकी डिटेल देने के बाद आप यहाँ से सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, जो है आप यहाँ से सेव करेंगे। मान लीजिए मैं इसको आपको एक बार के दिखा देता हूँ। यहाँ पर्सनल ईमेल जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। यहाँ आपको बेसिकली यहाँ ऑफिशियल ईमेल में उसका पर्सनल डालना है। नियर रेलवे स्टेशन ये ऑप्शनल है, नियर एयरपोर्ट ऑप्शनल है, पर्सनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब ऑप्शनल है। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपको यहाँ पे कोई एड्रेस लिखना है अपना। कंट्री आपकी इंडिया है ही, इंडिया भर लेना है। यहाँ पे आपका स्टेट उत्तर प्रदेश आ जाएगा। रेजिडेंशियल सिटी मान लीजिए जो भी आपकी है, मैं गाजियाबाद भर देता हूँ। रेजिडेंशियल पिन कोड है 201001। रेजिडेंशियल फोन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, अगर चाहें तो भरे, अगर सेम है तो इसको यहाँ पे भर दीजिए। सिर्फ आपसे एक बार यहाँ पे स्टेट पूछेगा। उत्तर प्रदेश आपको भरने के बाद यहाँ पे ये सब चीजें आ जाएंगी, आप इसे सेव करके अपडेट पेंडिंग हो जाएगा। ये मैं अभी इम्प्लॉय से भर रहा हूँ। अगर आप टीचर वाले से करेंगे, प्रिंसिपल कैसे करेंगे, तो मैं एक बार प्रिंसिपल की लॉगिन आपको दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल से कैसे करेंगे हम, मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ। क्योंकि मेजर इशू आ रहा है, बार बार लोग इसके लिए परेशान है कि भाई हमारा खुल ले रहा है, तो मैं इसलिए आपको पास करिए दिखा रहा हूँ। इस तरह से जब प्रिंसिपल की लॉगिन है, ये आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, प्रिंसिपल टेस्ट, ही हमारे टेस्ट के हैं इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। इम्प्लॉय सर्विसेज में आप जाएंगे, डैशबोर्ड में ऑल एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए। ऑल एम्प्लॉय में आपको इस तरह से एक लिस्ट दिखाई देती है। उस लिस्ट में आपको मान लीजिए मुझे ये वाला चेंज करना है, मैं इसमें गया और मैंने यहाँ पे जाके पर्सनल डिटेल्स को क्लिक किया। ये प्रिंसिपल्स की लॉगिन से हम उसको चेंज कर रहे हैं सीधा। और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे जैसे ऑफिशियल ईमेल है, मैं इसको जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे मुझे जो है इसका चेंज करना है। मान लीजिए टेस्ट संविदा की जगह मैं इसको कर लेता हूँ, इतना छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई फिल किया। कंपलसरी ऑफिस नंबर है आपका, जो है मोबाइल नंबर जो है आप अपने यहाँ से सीधा सीधा कॉपी करके भी डाल सकते हैं ऑफिस में भी, या अगर आपका ऑफिस का नंबर है तो आप डाल दीजिए यहाँ पे, इसको फिल कर लीजिए। वेबसाइट ये सब ऑप्शनल्स है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ भरना है। फिर आपका कंट्री इंडिया, स्टेट हमारा यूपी है। ये प्रिंसिपल लॉगिन से हम कर रहे हैं। सिटी, इसको भरने के बाद हमारा, फिर अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो ऊपर वाला सब नीचे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेना है।
पिन कोड हो गया 201,001। इसके बाद हम यहाँ से प्रिंसिपल लॉगिन से इसको सेव किया है, यहाँ पे रेजिडेंशियल पिन कोड रह गया था हमारा, फिर हम इसे दोबारा सेव करते हैं। ये इस तरह से आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अपडेट पेंडिंग प्रिंसिपल लॉगिन में दिखा रहा है, इसको जाइए, इस तरह से दिखाता है। जो आपका ओल्ड वैल्यूज है वो यहाँ पे लिख के आ रही है, जैसे टेस्ट संविदा 1 थी, अब हम कर रहे हैं टेस्ट संविदा 1 outlook.com। सबमिट फॉर रिव्यू प्रिंसिपल लॉगिन से ही होना है। यहाँ पे आप जो है कोई फाइल यहाँ पे इनको दे सकते हैं। स्टार्ट अपलोड कीजिए, फाइल यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ रिमार्क लीजिए। इसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमने पोर्टल को बंद किया हुआ है, लेकिन हाँ एक चीज और इसमें हमें ध्यान रखने की है कि जब हम यहाँ से चेंज हो जाता है इजीली, चेंज होने के बाद जब ये वो पे आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ऑल यूजर्स पे जाके एक बार जब आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा टेस्ट संविदा करके था जिसका हमने चेंज किया है, ये वाला ईमेल देखिए अभी भी वैसा ही है जैसा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पेन जो आइकन है इस पे जाके जो हमने वहां पे अपडेट किया है, क्योंकि ये है आपका यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट से ही जो आपकी मेल जाती है, यहाँ पे हमको ये कर देने के बाद वाले हमने चेंज किया, यहाँ पे आप उसको अपडेट कर दें, ये ऐसे अपडेट आ जाएगा। उसके बाद आप उसको एक मेल यहाँ से आप कर दीजिए, टेस्ट संविदा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इनवाइट मेल का एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ से इनवाइट मेल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इनवाइट मेल जलाएंगे सिलेक्टेड, इस तरह से आएगा, आप इसको सेंड कर दीजिए। ये देखिए ये मेल चला गया है, सेवन यूजर 110110। इसमें एक चीज और है, अगर आपको किसी का पासवर्ड अपडेट करना है तो बार बार आप लोग यहाँ पे पूछते हैं कि पासवर्ड कैसे चेंज करें, यहाँ पे जो लॉक बना हुआ है इसे आप खोलिए, ऑटो जनरेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, यस और नो। अगर आपको अपना बनाना है तो नो कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यस करेंगे तो जनरेट जो सिस्टम है वो खुद ही जनरेट कर देगा। चेंज नेक्स्ट लॉगिन, यस। आपको ईमेल पे भेजना है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं भेजना चाह रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय को बता रहे हैं नो करके, आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। तो देखिए रीसेट योर पासवर्ड रिजल्ट इन लॉग आउट फ्रॉम और लॉग आउट हो गया, और इसको ओके करते ही ये उनका पासवर्ड भी चेंज हो गया, उसका सेंड ईमेल, ये पासवर्ड उसने बनाया सिस्टम में, वो ये बता रहा है कि ये पासवर्ड है, कॉपी करके आप दे भी सकते हैं यहाँ से सेंड ईमेल, यहाँ से ये सेंड हो गया तो उनके पास एक मेल चली जाएगी यहाँ से कि आपका ये हो गया है। तो मैं वापस एक बार फिर प्रोफाइल पे आता हूँ, एम्प्लॉय वाला खोल लेते हैं। तो लॉग आउट करते हैं हम यहाँ से प्रिंसिपल लॉगिन को। एम्प्लॉय सर्विसेज में हम लॉग इन कर रहे थे, ये प्रोफाइल हमारा जो है हो गया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, फैमिली डिटेल्स में भी आपको जो है यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो स्पाउस डिटेल है, जैसे उनका नाम भरना है, वेडिंग डेट क्या है, ये सब भरने के बाद आप यहाँ पे एक, जब आप इसको सेव करेंगे, मान लिया एंटर नेम जी, वेडिंग डेट मैंने, मेरी कोई वेडिंग डेट है, सब वो रैंडमली ले लेते हैं। जेंडर आपका फीमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, ये रैंडमली ले लिया है। पीडब्ल्यूडी है या कहीं नो है, उनका पैन नंबर क्या है, ये ऑप्शनल है, तीनों चीजें। एम्प्लॉय स्टेटस आपको भरना है उनका भरिए, सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ से जाके उसको करा सकते हैं। परवेज जी, एक सेकंड जी होल्ड। सर। ये जो डिटेल्स हैं, स्पाउस डिटेल हो गई, डिपेंडेंट नंबर, ये ऑप्शनल है, बाइंडिंग नहीं है। आपकी इच्छा है तो भरिए,
आपकी इच्छा है तो नहीं भरिए, कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है कि आपको भरना है। लेकिन एक बार एक बार ने ओपन कर लिया तो वो डिटेल आपसे मांगेगा, तो क्या है, बैक दोबारा चले जाइए, देन ओपन कर दीजिए। तो अगर आपने कोई टैब ओपन किया है तो मैंडेटरी मांगेगा, टैब ओपन नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये सब ऑप्शनल डिटेल्स। थैंक यू, कंटिन्यू। ये जो आपका प्रोफाइल है, सर बेसिक डिटेल बनने के बाद आपको जो है इसमें कोई ज्यादा नहीं है, फैमिली डिटेल्स वगैरह कॉन्टैक्ट तो आप भरेंगे ही, ये आपका ऑप्शन है। इसके बाद हम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे आते हैं। एजुकेशंस में ये हमने भरी हुई है, मैं आपको एक ऐड करके दिखाया। तो मान लिया आपको कुछ भी भरना है, आपने कोई यहाँ आपने और डिग्री मान लिया 10th किया है आपने, सब्जेक्ट आपने पढ़ा है हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट अपने लिख दिए। मार्किंग स्कीम में आपकी सीजीपी थी, जीडीए थी, परसेंटेज थी। आप मान ली सपोज परसेंटेज ले लिया आपने, परसेंटेज लेने के बाद आप यहाँ पे 58 भर दीजिए। या आप जैसे कुछ लोगों का आ रहा था 58.6 है, आप इसे भर दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी वहां पे आ रहा हो, 2000 सपोज 6 भी क्या है, बोर्ड क्या है मान लिए यूपी, और बाकी आपका ये जो है ऑप्शन है। यहाँ से आप सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा, आपके डॉट पे दिखने लगेगा। सेव आपका डॉट पे है। ठीक है सर। इसमें जो एक और मैं इशू जो है पीएचडी को लेके है। पीएचडी, नेम ऑफ डिग्री पीएचडी सपोज, सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने जूलॉजी में पीएचडी की है। डिग्री का स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, सबमिटेड है या अवार्डेड है। ज्यादातर अवार्डेड है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे याद नहीं है, और आपको इतना याद है कि मेरा मान लीजिए 2016 में हुआ था, तो आप कोई भी, ये डायरेक्टली ने बोला हुआ है, उनसे पहले वो डिस्कशन हो चुका है, कोई भी मत मान लीजिए जुलाई में, 1 जुलाई आप मानते हो, उसको भर दीजिए। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सबमिशन की डेट आपके पास होगी सबके पास। मान लीजिए 19 में आपने सबमिशन किया है, 22 इसको, और आपको फिर डेट ऑफ अवार्ड क्या हुआ है उसके, जब भी आपका वाइवा हुआ आपको अवार्ड कर दी गई है 19 में, मान लिया आपको जून में अवार्ड कर दी गई, जुलाई में अवार्ड हो। आपकी उसका टाइटल क्या था, टाइटल आपको रैंडमली मैं भर देता हूँ। यहाँ टाइटल भरना है। पासिंग ईयर आपका क्या था, ये आपका देखिए पासिंग ईयर जो है ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपने किससे किया है, मान लीजिए आपने किसी कानपुर सपोज एक मान लेते हैं। इस तरह से बाकी सब ये है, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते अच्छा, एक मिनट परवेज जी, यहाँ पे होल्ड रखिए। हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीएचडी की डिटेल्स जो हैं, परवेज जी दोबारा खोल दिए पीएचडी, नीचे ऑप्शन खोल दीजिए एक बार पीएचडी करके। 3 चीज मांगी जा रही हैं। कई बार हमारे साथियों को क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ हमें याद नहीं है ना। तो यहाँ एक क्लैरिफिकेशन है, देखिए ली क्यों जा रही है, पहले हम उसका कारण बता दें, फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। ली इसलिए जा रही है, 2 रीजन है इसके। एक तो जो प्रमोशन होता है वो किसी डेट पर अवार्ड होता है। अगर मान लीजिए आपका 15 जून है, वो जून का महीना नहीं है, अगर आप एक्चुअल डेट नहीं डालेंगे तो प्रमोशन की डेट हमें नहीं पता लगी। इसलिए जगह जगह जो डेट ली जा रही है, चाहे रिसर्च पेपर्स में है चाहे बुक्स में, यहाँ पर वो डेट का रीजन ही है लेने का कि आपका प्रमोशन डेट है। अगर अब समस्या ये आती है कि आपको याद नहीं है, मान लीजिए पुराने लोगों को याद नहीं है, तो हमको ये तो याद होगा हमने किस साल में पीएचडी शुरुआत की, तब तो अंदाज रहता है। उसकी एक एकेडमिक सेशन की जो शुरुआत है, नॉर्मली एकेडमिक सेशन हमारा जुलाई में स्टार्ट होता है, उसकी डेट डाल दीजिए कोई भी आप, क्योंकि ये सारा डेटा प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है फैकल्टी का। तो जो पुराने लोग हैं उनके संग ये समस्या हो सकती है, नए लोगों को सब होगी। तो पुराने लोग ये कर सकते हैं कि वहां एक मेमोरी से अपनी एक रजिस्ट्रेशन की डेट डालना है। दूसरे, रजिस्ट्रेशन डेट और आपका अवार्ड डेट दोनों क्यों चाहिए। देखिए आप जानते हैं, ये हमारे यूजीसी ने कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं। ये देखा गया है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी का है, एमफिल के अकॉर्डिंग, पीएचडी के अकॉर्डिंग, मान ली पहले 2 साल था, अब 3 साल हो गया है, तो कई बार स्थितियां ऐसी बनती है मिनिमम ड्यूरेशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब आप कैंडिडेट के लिए नए लोग आएंगे अपनी दोनों रजिस्ट्रेशन डेट अवार्ड डेट डालेंगे, तो अपना वो सिस्टम फैच कर लेगा कि मिनिमम ड्यूरेशन जो उस समय लागू था, क्या वो फॉलो हुआ है पीएचडी लेने में या नहीं फॉलो हुआ है। तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक सिस्टम कर लेगा, इसलिए सुविधा के लिए बनाई गई है। पासिंग वाला जैसे बताया परवेज जी ने कि ये नॉन मैंडेटरी फील्ड, आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आप जहां डेट याद नहीं है, जो हमारे पुराने साथी जिनको डेट याद नहीं है, वो लोग
ये कर सकते हैं कि उस सेशन ईयर तो अंदाज से याद होगा, उस सेशन की आपकी स्टार्ट की कोई डेट डाल दें, डिग्री आप पे है या बाकी आप डिग्री डाल ही सकते हैं। कंटिन्यू परवेज जी, थैंक यू। अभी मैं क्वेश्चन के लिए ओपन करूंगा, अभी परवेज जी कर लें, फिर आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन भी लेंगे डायरेक्ट। इसी से आगे है भी 2.2 क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमारे नेट, स्लेट, जेई, नीट, ये जो भी कोई आपने किया हुआ है या अदर कोई ऐसी डिग्री है जिसे आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लिया किसी का नेट है, नेट आपका पासिंग ईयर क्या है, एंटर नंबर, नंबर या स्पेसिफिक लेता है, ग्रेड आपकी क्या थी। देखिए ग्रेड जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि और एग्जामिनेशन में ग्रेड्स होती है, नेट में नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल है, परसेंटेज ऑप्शनल है, रोल नंबर आपका ऑप्शनल है, कंडक्ट बाय जो है आपका नाटा ने कराया, सपोज ना लिखना चाहें तो भी यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव होकर ड्राफ्ट में आ जाएगी। देखिए ड्राफ्ट आ गया बच्चे। तो ये क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन हमारा हो गया है। और इसके बाद जो है हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट्स है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें अगर आप कुछ लगाना चाहें, मान लीजिए आप चाहते हैं कॉलेज का अपना आई कार्ड लगवाना है या किसी के सिग्नेचर्स लेने हैं, वो यहाँ पे डालिए। लेकिन यहाँ से कोई भी कैश के फॉर्म के लिए डेटा नहीं होता है। कुछ लोगों की ये कंप्लेन थी कि उनके सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं, तो सिग्नेचर कहाँ से आते हैं, वो सर्विसेज से आते हैं। मैं आपको दिखवा दूंगा सर्विसेज में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सिग्नेचर हैं और आपने सर्विसेज में सिग्नेचर या फोटो नहीं लगाए हैं, तो कैश के फॉर्म पे फैच नहीं होंगे। तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं सार। टीचिंग एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो तरह का टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस आउटसाइड द पेरेंटल इंस्टीट्यूशन। टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, मान लिया मैं इन केस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हम लोगों के नॉर्मली ट्रांसफर होते रहते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। जितने भी आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग की है वहां से जितने भी आपके ट्रांसफर हुए हैं, वो सारे के सारे हम टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही फिल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट आपकी क्या थी, टेम्परेरी है, परमानेंट। परमानेंट का ही हम ले रहे हैं, टेम्परेरी किसी को नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, टेम्परेरी किसी को नहीं ले रहे हैं। ये मैं इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट आपकी क्या थी, टेम्परेरी। टीचिंग एक्सपीरियंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही फिल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट आपकी क्या थी, टेम्परेरी है, परमानेंट। परमानेंट का ही हम ले रहे हैं, टेम्परेरी किसी को नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मान रही है संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं या आपका सेल्फ फाइनेंस वाले, उनके एंट्री। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका क्या था, परवेज जी ये एक बार होल्ड होल्ड ले लीजिएगा, सवाल पूछे, उनके जवाब भी बीच में देते हैं। अभी किसी ने ये क्वेश्चन एक रेज किया है, प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप जी ने, कि प्लीज क्लैरिफाई एमटेक इज वैलिड और नॉट इन प्लेस ऑफ एमफिल और कैश। देखिए यूजीसी ने जिस साल में इक्वलेंस दिया है, यूजीसी ने साफ बताया कि जो प्रोफेशनल कौन कौन सी प्रोफेशनल डिग्रीज एमफिल के इक्वल होंगी, तो वो डिग्री जो एमफिल के इक्वल हैं, अगर आपके एमटेक उसमें लिखा हुआ है तो आप एमफिल के बराबर मानेंगे, अगर नहीं लिखा है तो उसके बराबर नहीं मानेंगे। प्रोफेशनल डिग्री एमफिल के इक्वलेंस यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में साफ साफ डिफाइन की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। अब यहाँ पे जैसे हम ये मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री पीएमजी बाबू। डिजिग्नेशन आपकी क्या है, मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब यहाँ पे ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है कि आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, तो यस जब हम करते हैं यहाँ पे, तो आपका 2 पे से जो है आपका कंपलसरी वाला जो रेड मार्क है ना, वो हट जाता है। अगर हम नो करेंगे, यस में है, तो फ्रॉम टू डेट मांगेगा, और आप प्रेजेंटली उसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो आप यस को क्लिक कीजिए। ये कब से कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप डेट भर दीजिए। मान लिया 18 से, मैं किसी एक डेट से 1 मई 2018 से काम कर, तो अगर मैंने इसको यस भरा तो यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर मैं नो करूंगा तो ये कंपलसरी हो जाएगा, फिर मुझे ये भरना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में मैंने कब से कब तक काम किया। तो यहाँ पर जो है लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दिए। मैं इसको प्रेजेंटली ले लेता हूँ, जैसे सेव कर देंगे आप, ये ड्राफ्ट में हमारा सेव हो जाएगा। अच्छा, अब ये दूसरी चीज आती है, मान लीजिए एडिट कॉलेजों में किसी के ट्रांसफर होते हैं, जिस कॉलेज में आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं उसको आपको यहाँ रखना है, क्योंकि आपका जो है जो सचिव है वो दूसरा चेंज हो जाता है,
और गवर्नमेंट कॉलेजों में हम लोग गवर्नमेंट के ही अंडर में रहते हैं, तो इसलिए हमारी वो इंस्टीट्यूशन एक ही है। लेकिन यहाँ पे चेंज कर होता है, कोई ट्रांसफर होकर एडिट कॉलेज से आया है, या मान लिया कोई गवर्नमेंट कॉलेज में है, वो कहीं ऐसी जगह से आया है जो सर्विसेज कैश में जुड़ सकती हैं। अच्छा, मैं एक चीज और ऊपर बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि जब उनके प्रमोशन होते हैं तो वो यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लिया असिस्टेंट से एसोसिएट हुए, एसोसिएट से प्रोफेसर हुए, तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं, पहले अपना असिस्टेंट भर रहे हैं, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, या इस तरह से भर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इस तरह की चीज बनने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू टीचर हैं, अगर आप प्रिंसिपल बने तो अलग चीज है, वो आपका एक्सपीरियंसेस में चला जाएगा। यहाँ पे आप उसको सिंपली एक बार में भी भर सकते हैं। आप कंटिन्यू सर्विस करें, अगर ट्रांसफर हुए तो उसे भरेंगे। यहाँ पे जब हम किसी चीज को भरते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैश के लिए जो सर्विसेज है उनको हम ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, आपसे डॉक्यूमेंट क्या मांगता है, प्रीवियस सर्विस बुक मांगता है आपसे, प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेटर, प्रीवियस ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, प्रीवियस सैलरी स्लिप, परवेज एलपीसी। जी, हाँ मैं एक चीज और यहाँ क्लेरिफाई कर रहा हूँ। इसमें जो आप सर्विस की बात कर रहे हैं वो सर्विस है एज पर यूजीसी रेगुलेशन, जिसको आप प्रमोशन के लाभ ले सकते हैं। प्रमोशन के लिए लाभ लेना सर्विस जोड़ना नहीं है, पहली बात। वो जो सर्विस मान लीजिए किसी ने किसी और डिपार्टमेंट के लोअर स्केल में की है, जो जो जिससे पेंशन के बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट वो डिफरेंट है, उसका प्रोसेसर अलग है बिल्कुल। यहाँ वही सर्विस की बात हो रही है जिसका लाभ आप प्रमोशन यानी कैश में ले सकते हैं एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो उन्होंने डिफाइन किया है। अगर वो सर्विस आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो यहाँ फिल करेंगे, बाकी चीजें यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं। प्लीज। तो मान लिया पहले कोई वहाँ पे परमानेंट ही पोस्ट के उसमें आ रही है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपने कहाँ पे किया है, मान लो जीडीसी नोएडा भर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं सर्विस कर रहा था वहाँ पे जो है जीडीसी, यह एक अलग कॉलेज था, यहाँ पे डिजिग्नेशन मेरी वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थी। इसी तरह से फिर मुझे यहाँ क्या करना है, कब से मैंने सर्विस की है, क्योंकि यहाँ देखिए कंपलसरी है ड्यूरेशन, क्योंकि आप छोड़ के इस वाले इंस्टीट्यूट में आ गए जहाँ करंटली आप भर रहे हैं। मान लीजिए जो भी आपने सर्विस की हुई है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अपने सब अटैच कर देंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपकी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी जो कैश में ऐड होगी, जैसा भी सामने भी। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस के अंदर भी लेके बड़ा जो है वो है एक्सपीरियंस है आपका, जैसे कि आप कहीं प्रिंसिपल रहे हैं, डेपुटेशन पे आप कहीं गए थे किसी यूजीसी में, या कहीं आप काम कर गए, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जिसमें आप कोई होल्ड करते हैं ऑफिस को, वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे भरी जाएंगी। यहाँ पे भी अगेन लोगों ने किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, वो एक्सपीरियंसेस को डाल दिया, तो वो यहाँ पे नहीं भरे जाते। जैसे आपने कौन सी सर्विस कहाँ की है, किस डिजिग्नेशन पे थे आप यहाँ पे, तो ये पूछा आरएचयू रहे, सेक्रेटरी एसएलक्यूसी, या कोई इस तरह की ज्वाइन आपके रहा है, तो वो सर्विसेज आपको यहाँ पे भरनी है। इसी तरह से आप सेम कॉलेज के अंदर आपने कोई अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आपको कोई पोस्ट मिल जाती है, आप मान लीजिए कहीं पे जॉइंट डायरेक्टर होते हुए कॉलेज में आपको एडिशनल चार्जेस, गवर्नमेंट कॉलेज में अक्सर ये होता है, तो वो चीजें आप यहाँ पे भर सकते हैं। नीचे है आपने आउटसाइड कहीं पे और बाहर रहते हुए, पेरेंटल इंस्टीट्यूट से बाहर रहते हुए अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भरा है, तो आप उसको यहाँ पे। अब आते हैं 6.3 ड्यूटीज। यहाँ पे है टीचिंग एक्टिविटीज। टीचिंग एक्टिविटीज को ऐसे कैसे हमें ऐड करना है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, सेमेस्टर और एनुअल। 21 से पहले जब हम एनुअल थे, जब हम मान लिया एनुअल भरते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ईयर पूछता है कि किस ईयर का है बच्चा। कोर्स टाइटल क्या है, मान लिया कोई पेपर है मेरा, इंट्रोडक्शन ऑफ, मैंने यहाँ पे अपना पेपर भर लिया। एक्टिविटी मेरी क्या थी, मैंने लेक्चर दिया है, ट्यूटोरियल पढ़ाया है, ये जो भी मैंने किया है यहाँ पे, सुपरविजन किया है, कोई ट्रेनिंग की है किसी प्रकार की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल है, वर्कशॉप है, कंडक्ट कराई है, तो इस एक्टिविटी को हमने यहाँ पे भर दिया। मान लीजिए मैंने लेक्चर दिए। क्रेडिट कितना है, जब हम एनुअल भरते हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि क्रेडिट जो है वो आपका ऑप्शनल में आ गया है, और जैसे ही अगर मैं सेमेस्टर करता हूँ तो क्रेडिट कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एनुअल में क्रेडिट सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऑप्शन रखा हुआ है। क्लासेस असाइन आपको कितनी हुई है, मान लीजिए इस पेपर की मैं जो है एनुअल में भर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे 180 क्लासेस अलाउड हुई। क्लासेस मैंने पढ़ाई कितनी है, मैंने अपनी सीएल और वो घटा दी है, तो मैंने मान लीजिए 177 क्लासेस पढ़ाई है, या 167 क्लासेस मैंने पढ़ाई थी।
यहाँ पे ड्यूरेशन ले रहा है। अब ड्यूरेशन आपको यहाँ से बनना है, मान लीजिए जुलाई को मेरा सेशन शुरू हुआ था 15 जुलाई को और खत्म हो गया मेरा 30 जून को। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे भर लिया। कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं क्लासेस में आपने कैसे पढ़ाया है, पीपीटी इस्तेमाल की है कोई और, आईसीटी या कोई और आपने इस तरह की टीचिंग एड यूज किया, तो आप यहाँ लिख के उसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेमेस्टर में भरने जाते हैं, सेमेस्टर में क्या होगा, सेमेस्टर आपको सिलेक्ट करना है कितना सेमेस्टर, मान लीजिए 4th सेमेस्टर था, पेपर का टाइटल क्या था, उसका कोड सहित आप यहाँ लिख दीजिए। एक्टिविटी टाइप मान लीजिए मैंने कोई प्रैक्टिकल कराया था, कितने क्रेडिट का था, मान लीजिए 2 क्रेडिट का है। क्लासेस असाइंड मुझे कितनी हुई हैं, 30 हुई है। मैंने क्लास कितनी पढ़ाई हैं, उसमें से 22 पढ़ा दी हैं। यहाँ पे आप देखिए 25 है। जुलाई से चल रहा है और आपका 30 जून तक हो गया। डिस्क्रिप्शन आपने जो भी लिखना है, यूज आईसीटी और जो भी आपने कुछ किया है उसको आप यहाँ पे सेव कर टाइटल में। ये आपका इस तरह से सेव यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, टीचिंग एक्टिविटी एनुअल भरनी है, एनुअल भर लिए, सेमेस्टर भरनी है, सेमेस्टर भर लिए। अब है इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज रिसर्च। यहाँ पे हम ऐड करते हैं फ्रॉम। यहाँ पे जो है आपको सेशन वाइज लेना है, क्योंकि हमारा जो कैश पोर्टल है वो सेशन से ही उठाता है। तो मान लीजिए मैंने 2022 की कोई मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ। सेशन शुरू हुआ मेरा जुलाई में, 1 जुलाई से 30 जून तक आप भर दीजिए। 30 नेचर ऑफ एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे तो लेवल नीचे पूछेगा आपसे, स्टेट लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल, किस तरह की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मान लीजिए पहले कॉलेज लेवल ही ले लेते हैं। कॉलेज लेवल में जब नीचे वाला ड्रॉप डाउन देखेंगे तो उसमें आएगा चीफ प्रॉक्टर, डीन, एग्जामिनेशन इंचार्ज, एचओडी, आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर, नेक कोऑर्डिनेटर, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रहे हैं आप विद वीडियो पावर, स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेज के केसेस में ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल विदाउट वीडियो पावर मिनिमम 30 डेज तक आप रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन का चार्ज मिला था आप यहाँ पे उसे भरे। अदर ड्यूटीज हैं इस तरह की जो हम यहाँ पे ऊपर कोई ड्रॉप डाउन ना आ रही हो तो उसे आप लिख के यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पीओ मोशा कोऑर्डिनेटर हैं आप, ये प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप ले लिए। मान लीजिए मैं अपना भर देता हूँ आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे आपने आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर रहते हुए आप मैक्सिमम 200 वर्ड्स के अंदर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपसे कुछ आप यहाँ पे लिख, मैंने ये काम किया है, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और चीज पे यहाँ पे हम ऐड करते हैं, देखिए ड्रॉप डाउन जैसे मान लीजिए स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज है। अब आप इसका ड्रॉप डाउन देखिए, ड्रॉप डाउन के अंदर करियर काउंसलिंग आपका है, कल्चर, एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर, स्पोर्ट्स, अगर आपने इसमें से कुछ कराया है, स्टूडेंट रिलेटेड कोई विजिट की है, ये सब आप यहाँ से भर सकते हैं। उसकी एक्टिविटी को भरिए। आप अपना ऊपर सेशन लिखिए, सेशन आपका कौन सा था, टू, फ्रॉम, नेचर ऑफ एक्टिविटी, स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिखिए। आपने मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट क्लब में काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह के, जैसे क्लब्स होते हैं, हमारे जूलॉजी कोई क्लब बनाया हुआ है हमने इसके अंदर, या बॉटनी में कोई क्लब बनाया हुआ है कि हमारा ग्रीन क्लब है, ग्रीन, और इस तरह के जो स्टूडेंट्स वाले हैं उसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख दीजिए, उसे सेव कर दीजिए। इसी तरह से है एडमिनिस्ट्रेटिव में, मैं आपको और दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो आपका स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें क्या है, असाइंड बाय यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ है, आप उसकी किसी कमेटी में काम कर रहे हैं, या मेंबर डिफरेंट कमेटी स्टेट लेवल में, मान लीजिए आपको किसी पैनल में डाला गया है, पैनल के आप मेंबर हैं,
उन्होंने आपका डायरेक्ट नॉमिनीज सचिव बनाया हुआ है, मेंबर सचिव हैं, नोडल है स्टेट लेवल के किसी के, या कोई ऐसी अदर ड्यूटी जो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं ला पाए ड्रॉप डाउन में, आप लिख के उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल से दूसरा करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या ड्यूटीज हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई इलेक्शन ड्यूटी आपने जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट की है, अदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, कुछ लोगों का है कि हमने जो है पीओ की प्रिसाइडिंग अफसर की ड्यूटी की है, वो ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट ने आपको कोई अदर ड्यूटी, आप यहाँ से उसका इसी तरह से हमारा कॉलेज नेशनल लेवल पे आपका कोई है, नेशनल लेवल पे आपको कोई है असाइंड हुई है ड्यूटी, नेक ने आपको कोई दी है, यूजीसी ने दी है, असाइंड बाय अदर स्टेट एक्सेप्ट आपको यूपी गवर्नमेंट के छोड़ के और किसी स्टेट ने वाले दी है, उत्तरांचल ने कोई ड्यूटी दी है, तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज आपकी यहाँ से हो जाएंगी ड्रॉप डाउन से। सेशन सबका भरते जाना है, कौन से सेशन में, क्योंकि जो नेक में जो होगा डेटा वो सारा सेशन वाइज होगा। एकेडमिक सेशन 1 जुलाई से लेके 30 जून। इसके बाद हमारा नीचे जो चीज आती है वो आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो आपको ऐड करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, आप किस इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि कई बार हम एग्जामिनेशन ड्यूटीज में बाहर इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं ड्यूटीज करने, ऑब्जर्वर बना दिया, कुछ बना दिया। कौन से सेमेस्टर की आप ड्यूटी कर रहे हैं, एकेडमिक ईयर आपका क्या था, मान लीजिए 97 में कोई ड्यूटी की है, लेवल क्या है उसका। इसमें भी हमने इसी तरह से ड्रॉप डाउन बनाए। मान लीजिए स्टेट लेवल से आपको कोई असाइनमेंट मिला है, आप बीएड के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इस तरह की कोई भी ड्यूटी, पेपर सेटिंग वगैरह आपको जो भी दी गई आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं स्टेट। कॉलेज लेवल में आपको कोई एग्जामिनेशन ड्यूटीज क्या मिलती हैं, आप एएस बनते हैं, एएसएस बनते हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज है, इंटरनल पेपर को सेटिंग की है, इंटरनल प्रैक्टिकल वाइवा इन्विजिलेशन किया है, एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, या आप एसएस हैं, वो यहाँ से भर के आप कर लीजिए। यहाँ से नंबर ऑफ ड्यूटीज आपको कितनी असाइन हुई है, मान लो 34 थी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है, आप यहाँ पे जो है कब से कब तक आपका एग्जाम हुआ उसको दोबारा से यहाँ पे आप एक बार भर दीजिए। रिमार्क यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिखें। तो ये इस तरह से आपका एग्जाम वाला ये। सार में फिर आते हो ओमोयू, एमओयू आपका किसी के साथ हुआ है तो आप यहाँ पे एमओयू भर सकते हैं कि किसके साथ एमओयू हुआ है, क्या हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई कोलैबोरेशंस हैं, मेंटोरशिप कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स का, यहाँ पे आपको मेंटोरशिप भरनी है, आप उसका बच्चे का नाम लिखिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंटर क्वालिफिकेशन, किस लेवल का बच्चा है, मान लीजिए मेरे पास एमए लेवल का बच्चा है या पीएचडी का है, कौन से डिपार्टमेंट का है आपका, मान लीजिए मेरे पास बॉटनी का है, रोल नंबर उसका क्या है, मेम उसका स्टेटस क्या, ऑन गोइंग है या कंप्लीट हो गया है। एक अगर आपको मेंटर मिलता है तो मेरे ख्याल में पूरी क्लासेस के लिए कॉलेज में दिया जाता है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर में मुझे कोई बच्चा मिला है तो थर्ड ईयर तक रहेगा, तो आप ऑन गोइंग भर दीजिए। ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक है, अगर आपने ऑन गोइंग भरा तो देखिए यहाँ पे ये हो गया है, और अगर आपने कंप्लीट कर दिया होगा तो वो फॉर्म 2 कंपलसरी होगा। ऑन गोइंग होगा तो फिर आपको सिर्फ कब से है, फिर 2 की डेट नहीं बननी। कोई एक्स्ट्रा आपको डिटेल देना चाहते हैं कि मैंने ये एक्स्ट्रा उस बच्चे के लिए किया, काउंसलिंग कराई है, उसकी जॉब मिल गई, इस तरह की चीज आप भर सकते हैं। तो ये आपके मेंटरशिप हो गया है। एसोसिएशन प्रोफेशनल बॉडीज में अगर आप में कहीं पे है, एकेडमिक जो है खासकर, उसी के बारे में यहाँ भरा जाना है। कुछ साइंस की बॉडी है मान लीजिए, इंटरनेशनल, ये कोई वाली बॉडी है, यहाँ पे एक्टिविटी क्या है आपकी, उसमें आप मेंबर हैं, क्या चीजें हैं, कब से हैं, ईयर ऑफ एसोसिएशन कब से आप जुड़े हुए हैं, मान लीजिए मैं 2010 से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और ड्यूरेशन आपके कितने महीने से यहाँ पे ड्यूरेशन है, मान लिया आप जो है 5 साल से हैं तो 60 मंथ हो गए यहाँ पे, तो उसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका लाइब्रेरी एक्सपीरियंस। बेसिकली आप यहाँ पे देखें मेंशन है ओनली टू बी फिल्ड बाय द लाइब्रेरियंस, यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरियंस जो है हमारे उनको यहाँ पे भरा जाना है। प्रिंसिपल एक चीज का और ध्यान रखें, लाइब्रेरियंस को जो ऐड किया जाना है वो नॉन टीचिंग में नहीं किया जाना है, अदर अकेडमिक वहां आता है ना, टीचिंग नॉन टीचिंग अदर अकेडमिक, उसके अंदर उन लोगों को ऐड किया जाना है। तो
ये आपका एसएआर वाला पोर्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं रिसर्च के अंदर। रिसर्च में क्या चीज है? रिसर्च प्रोजेक्ट्स। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट भर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है। स्टेटस क्या है आपका? ऑन गोइंग है या आप कंप्लीट कर चुके हैं? प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सैंक्शन आपका मान लीजिए मुझे हुआ है 21 में कोई सैंक्शन हुआ है। डेट क्या थी? कहाँ से कहाँ तक मेरे पास है? ड्यूरेशन मंथ जितने हो गए हैं? फंडिंग सोर्स क्या है? मेरी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, क्या है? या एचडी उत्तर प्रदेश, किसने आपको जो है इसके लिए पैसा दिया है? रोल क्या है आपका? मान लीजिए मैं पीआई हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। आपको एचडी उत्तर प्रदेश से कोई फंड मिला है, नहीं मिला है, आप यस या नो जो भी है यहाँ पे भर सकते हैं। प्रोजेक्ट आउटकम क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने भरा है कंप्लीटेड। अगर मैं यहाँ पे भरता ऑन गोइंग तो ये फिर प्रोजेक्ट आउटकम को ऑप्शन कर देता है। इसी तरह से फिर आता है रिसर्च गाइडेंस। आपने पीएचडी अगर किसी को कराई है, अब यहाँ पे आपको स्टेटस बनना ऑन गोइंग सबमिटेड अवार्ड। ये इस तरह से यहाँ पे जो ये मान लिया ऑन गोइंग है, तो स्टूडेंट का नाम लिखा जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करा रहे हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट में भी करा रहे हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर आप करा रहे हैं, कंट्री तो इंडिया भरेंगे, ज्यादातर आप इंडिया में कर रहे होंगे। टाइटल ऑफ थीसिस क्या है, आपका रोल क्या है, सुपरवाइजर है, को सुपरवाइजर है, ज्वाइंट सुपरवाइजर है, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है उस बच्चे। इसी तरह से आपको सबमिटेड हो चुकी है तो फिर इस तरह से आपसे डेट पूछ लेगा वो, सबमिट की डेट क्या है। और अगर आप अवार्ड भरेंगे तो फिर सबमिट डेट, अवार्ड डेट और पोस्ट पीएचडी प्लेसमेंट अगर उसकी कहीं हुई है तो ये ऑप्शनल है। रिसर्च कर रहा है, इंडस्ट्री में है, टीचिंग में है, कहाँ पे, ये भी आप भर सकते हैं। इसी के नीचे हमारा फिर आता है एमफिल और पीजी वाला। हम पीजी प्रोजेक्ट करा रहे हैं अपने यहाँ, उसमें ऑन गोइंग है, आपका सबमिटेड है। इसी तरह से आप यहाँ पे भरते जाएंगे, डेट्स आपसे लेगा, स्टूडेंट का नेम, और आप उसको सेव करते जाइए तो वो नीचे इस तरह से सेव होते चले आएंगे। आपको कोई फेलोशिप मिली है उसकी डिटेल यहाँ पे, फेलोशिप है, एकेडमिक फेलोशिप है, फॉरेन आपने कोई ट्रांजिशन हुए हैं, आपका गए हैं कहीं पे, आपने फॉरेन ट्रांसलेशन किए हैं, वो आप यहाँ भर सकते हैं। ऑनर है, अवार्ड्स, आपको कहीं से ऑनर्स अवार्ड मिला है या कोई इस तरह की चीज। अदर रिसर्च एक्टिविटीज के अंदर आपका ये आता है, जैसे क्या एक्टिविटी आपने कराई है, कौन सी बॉडी ने, कोलैबोरेशन बॉडी क्या थी, डेट ऑफ एक्टिविटी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अगर कोई मिली है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप से, और पब्लिकेशन मिली है, ये तीन चीजें हैं। या किसी इवेंट में मान ली सेमिनार जाने के लिए मिली है, कोई बुक पब्लिश करने के लिए, थीसिस के लिए मिली है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई मेंबरशिप है वगैरह उसमें मिली है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। सीड मनी आपको कोई मिली है, कंसल्टेंसी, तो आप यहाँ पे ये रिसर्च वाला पोर्शन कर सकते हैं पूरा। इससे ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं किसी को। नॉलेज, तो रिसर्च पब्लिकेशंस में आपका पहले है रिसर्च पब्लिकेशन, पेपर आपको ऐड करना है। यहाँ से पब्लिकेशन टाइप है, रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड है, आपका यूजीसी में है, केयर लिस्ट में है, रिसर्च पेपर स्कोपस में हुआ है, वेब साइंसेज में हुआ है, कोई रिव्यू आर्टिकल है, बुक रिव्यू की है आपने, एकेडमिक आर्ट और गैलरी में कोई आपकी जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों की कोई पेंटिंग वगैरह गई है, डिजाइन आपने कोई बनाया है, रिकॉग्नाइज रेपुटेशन जर्नल में आपने कोई, आपको फोटोग्राफ्स वगैरह इस तरह की चीजें जो होती हैं आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों के लिए, ये उनके लिए। मान लीजिए मेरा कोई पेपर इसमें छपा है, टाइटल क्या है मेरे पेपर का, मैंने यहाँ पर कोई टाइटल भर दिया, पब्लिशर कौन है, अगर आपको पब्लिशर और जनरल नेम, कई बार ये दोनों भी सेम भी हो सकते हैं, पब्लिशर अलग हो सकता है, जनरल का नाम अलग हो सकता है। डिजिटल आपके पास अगर डीओआईए नंबर है तो आप डीओआईए नंबर यहाँ पे भर दीजिए, तब आपको यहाँ पे अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शनल हो जाएगा अगर आपको डीआईए। परवेज जी, जी सर। होल्ड। देखिए यहाँ भी मैं एक सजेशन दूंगा। अधिकांश दिक्कत ये आ रही है कि भाई इसकी भी एक लिमिट है डेटा की फाइल अपलोड करने की। किसी का 20 पेज का है, किसी का 30 पेज का है, तो कभी तो स्कैन में बहुत डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है। तो एक यूरोपियन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड वेबसाइट है जहां होता है, आप या तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे अपने पेपर को अपलोड कर दीजिए और वहां से यहाँ लिंक पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जेंडो करके वेबसाइट जो हमारे पिछले वीडियो में बताया, वहां जेंडो पे आप अपने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसका डीआई जनरेट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो डिवाइस में पेस्ट कर दीजिए। और एक बेनिफिट और है डिवाइस जनरेट करने का, न केवल समर्थ बल्कि जो लोग अदर रिसर्च में काम कर रहे हैं, जहां भी फैच करना चाहेंगे आप, चाहे ऑर्किड है, चाहे वेब ऑफ साइंस है, किसी में भी आप डेटा या विद्वान है, जहां भी डेटा, वो केवल आपको पेपर वगैरह कुछ अपलोड नहीं करना, केवल वो लिंक डालनी पड़ेगी, आपका पूरा डेटा वहां पहुंच जाया करेगा। तो आप कहीं भी करिए, यहाँ स्कैन। और एक और चीज हो रही है कि लोग रिसर्च पेपर का एक या दो पेज लगा रहे हैं, नहीं, यहाँ जो भी लगना है पूरा लगना है।
ये नहीं है कि पहला पेज और लास्ट पेज लगा दिया। या फिर आप स्कैन करके अपने कॉलेज की वेबसाइट डालिए, और कॉलेज की वेबसाइट नहीं है तो जो हमने सजेस्ट किया है, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने एक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट जेंडो डॉट, वहां पर जाइए, वहां पे अपने पेपर को या जो भी आपका एकेडमिक काम अपलोड कर दिए उसका डिवाइस जनरेट हो जाएगा, पेश कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आपका जो भी डिजिटल नंबर अगर आप यहाँ भर देते हैं तो उसके बाद वो आपको वहां पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑथर्स कितने हैं, मान लीजिए सिंगल ऑथर है, प्रिंसिपल ऑथर है, को ऑथर है आप, या अदर ऑथर्स हैं। अतः तो मान लीजिए सिंगल ऑथर है सपोज कोई, नंबर ऑफ ऑथर्स क्या है यहाँ पे, मान लीजिए 2 है। वॉल्यूम कितना था, मान लीजिए 6 वॉल्यूम है। नंबर ऑफ पेजेस को रेंजेस में लिखना है या टोटल, आप मान लीजिए मेरा 34 से मेरा जो पेपर है वो छपा हुआ है 56 तक। ISBN नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है कोई। रेफरीड, यस और नो। अगर आपका पेपर रेफरीड है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नो है तो आपको नो करना है। अब इम्पैक्ट फैक्टर जो है आपका, यहाँ पे आप ले मान लीजिए किसी का इम्पैक्ट फैक्टर है 1.2। डेट ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा लास्ट ईयर का होता है किसी जनरल का। और उसके बाद एजेंसी क्या है, हमारी जो एजेंसी है जो यूजीसी कहती है हमारे लिए ये थॉमसन राउटर्स, क्लेरिवेटिव एनालिसिस या थॉमसन राइटर्स, ये दोनों, क्योंकि अब इसका नाम चेंज होकर यहाँ पे आ गया है, तो इन दोनों में से है तो वो आपका इम्पैक्ट फैक्टर माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी एजेंसी का इम्पैक्ट फैक्टर वो परमिशेबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि थॉमसन राउटर्स या उसका नाम बदल के जो ये किया गया थॉमसन राउटर्स, इसके अंदर आप से भर सकते हैं, उसी का इम्पैक्ट फैक्टर वैलिड रहे। और रेफरीड के बारे में सर अगर आप कुछ कहेंगे डीसी सर। देखिए, रेफरीड जितने भी बड़े जनरल हैं, जो भी रेफरीड होते हैं, देखिए एक तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो ह्यूमैनिटीज के और आर्ट्स के जो डिवाइड किए हैं, 10 और 8 मिनिमम हर पेपर के नंबर हैं जो आपको मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट। और जो IQAC कोऑर्डिनेटर यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मिनिमम नंबर तो आप दे देंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन यार एडिशनल नंबर है, चाहे वो रेफरीड के ले रहे हैं, चाहे वो इम्पैक्ट फैक्टर के ले रहे हैं, वहां जरूर ध्यान से देखिए। रेफरीड क्या होता है, अगर कोई रिनाउंड जनरल है तो अपनी पेपर में लिखता है कि ऐसा नहीं कि रेफरीड जनरल, ये नहीं, किसने रेफर्ड किया है वो उसके में लिखा होगा, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी साइंटिफिक बॉडी ने, किसी एसोसिएशन ने, वो प्रिंटेड होते हैं जनरल में या जनरल की वेबसाइट पे होते हैं, उसका भी प्रूफ लगाते हैं। आप मान लीजिए अगर कोई प्रूफ नहीं दे रहा है, कह रहा है जनरल अपने आप को कह रहा है कि मैं रेफरीड जनरल हूं, उसको मत मानिए। कोई भी अगर प्रूफ दे रहा है, क्योंकि रेफरीड कहते ही 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। रेफरीड मतलब रेफर्ड बाय समथिंग, और हर जनरल जो रेफरीड है वो लिखता है कि उसको किसने रेफर किया है, उसके जनरल के पीछे आगे कहीं ना कहीं बॉक्स में ये चीज लिखी रहती है, उनकी वेबसाइट पे लिखी रहती है कौन कौन सी एजेंसी रेफर कर रही है। जो जनरल एक से वो 10 से रेफर होता है, आप किसी भी एक एजेंसी का नाम डाल दिए, उसने जनरल में अगर छपा हुआ है किस एजेंसी से, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिए। लेकिन ब्लाइंड रेफरीड किसी के कहने से रेफरीड नहीं मानिए, तो अपने आप कहने से रेफरीड नहीं होगा, कोई सोर्स होगा अगर रेफरीड देना है तो, क्योंकि 5 नंबर उसके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे उसमें जाके। ऐसे अगर कोई इम्पैक्ट फैक्टर क्लेम कर रहा है, वहां विशेष ध्यान रखिए इम्पैक्ट फैक्टर में, जैसा प्रवेश जी ने बताया था, हम यूजीसी के रेगुलेशन में क्लियर है, थॉमसन राउटर या क्लेवर जो नया नाम हो गया है, आप खुद जाके उनसे या तो कहीं उसका स्क्रीनशॉट लगाएं वो, हाँ, उस वेबसाइट का, या खुद जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई ये कह रहा है कि इस साल में पेपर सबमिट कर रहा हो, कह रहा है थॉमसन, अगर वो इम्पैक्ट फैक्टर क्लेम कर रहा है, 100% फ्रॉड है। कभी भी इम्पैक्ट फैक्टर इस साल का नहीं मिलता, इम्पैक्ट फैक्टर बैक ईयर डेटा मिलता है, और जनरल पब्लिश करते रहते हैं। जो वेबसाइट है थॉमसन राउटर पब्लिश करती रहती है इस जनरल का इस साल का इम्पैक्ट फैक्टर ये है। तो किसी हर जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर साल टू साल बदल भी सकता है, सेम भी रह सकता है। लेकिन उस वेबसाइट पर जाके अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर कर रहा है क्लेम तो आप मानिए, और एक्स्ट्रा नंबर क्लेम नहीं कर रहा तो नो इश्यू, फिर कोई इश्यू नहीं है। प्लीज परवेज जी आगे लीजिए, फिर क्वेश्चन लेंगे। जी सर। हाँ, उसके बाद एक्सेप्ट, और ये वाला आता है आपका स्टेटस क्या है, मान लिया हमने एक्सेप्ट एप्लीकेशन भर दिया। अब डेट ऑफ एक्सेप्टेशन जो है वो भरना कंपलसरी है, क्या आपका पेपर थे हो, जो केस के अंदर वो सर ने पहले भी कहा कि जो है हम लोगों को डेट चाहिए होगी कि आपकी डेट क्या है। मान ली मैंने 15 को कोई पेपर छपा है, पब्लिश ऑन हुआ है, ऑनलाइन, प्रिंट या बोथ, अगर बोथ हुआ है तो फिर वो आपसे दोनों एंट्री ले लेगा भाई कब हुआ है। मान लीजिए मेरा ऑनलाइन ही पब्लिश हुआ था, एग्जैक्ट डेट पे आपको फिर यस करना है।
यूआरएल आपके पास है, ऑप्शनल है। पेपर का अगर ऑनलाइन हुआ तो आप यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर आपका प्रिंट है तो भी आपसे यूआरएल नंबर नहीं पूछेगा, जो सिर्फ आपने बोध किया है तब ये आपसे यूआरएल पूछेगा और ये डेट्स लेगा। मान ली मेरा ऑनलाइन ही था, मैंने यहाँ पे यस किया, एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम है, यूआरएल नंबर ऑप्शनल है, डेट मुझे यहाँ पे फिर से भरनी है, मान ली मैंने भर दिया। आप ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेशन डेट डालनी मस्ट है, क्योंकि जब भी आपका डेटा फैच होगा कैश फॉर्म में, जैसे मान लिया आपका किसी का ड्यू होता है 20 जनवरी से, और उसने यहाँ पे डेट डाली है 19 जनवरी, जो भी ईयर है, तो वो 19 जनवरी का जो आपका पेपर है उसको पोर्टल या आपका सिस्टम फैच नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि उसके लिए 19 है, इसलिए आप डेट का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोगों का ये है कि जुलाई 2020 में मेरा छपा है, तो जुलाई में आप एक कोई डेट, किसी को भी आप डेट को चूज कर लीजिए, जुलाई महीने में 1 से लेकर 30 तक जो भी आपको शूट करती हो, तो आप उसको भर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर आपका जो है त्रिमाही या छमाही या सालाना जनरल छपते हैं, तो आप उसको डेट को, उस मत को, अगर आपको उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं है, वैसे ज्यादातर जितने अच्छे जनरल हैं सब आपको ईमेल पे या कुछ सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर आपकी एक्सेप्टेशन डेट को वो लेते, बताते हैं कि आपका इस दिन पेपर एक्सेप्ट हुआ है, और पेपर पे पब्लिश भी होता है कि किस दिन एक्सेप्ट। लेकिन अगर आपका बहुत पुराना कोई पेपर है तो आप वहाँ पे उस मंथ की कोई डेट को आप चूज कर, नॉर्मली जो मुझे लाइब्रेरी साइंस वालों ने बताया है, जो लाइब्रेरियंस वगैरह है, कि हम मंथ के उसमें लास्ट डेट ऑफ मंथ, मान लीजिए जुलाई लिखा हुआ तो 30 जुलाई मानते हैं, और अगर ईयर लिखा हुआ है तो 30 दिसंबर, इस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको जो है एक जो है वो दी गई है कि आप कोई भी डेट चूज कर लीजिए उस मंथ की, उसको परमिशन नहीं। इसके बाद हमने यहाँ पे भर लिया है डेट, उसके बाद हमको यहाँ पे आप 1 MB का पेपर, जो सर ने अभी कहा ना कि पूरा कोई पेपर आपको लेना है, तो आप जो है यहाँ से पूरा पेपर एक उठा को अपलोड करना है। ये हो गया, यहाँ पे आपको कोई रिमार्क लग रहा है कि मेरा पेपर यहाँ पब्लिश हुआ है, इसको हम सेव कर दें। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो ध्यान देने की है कि मैंने अभी यहाँ पे भरा है, मान लीजिए जब ये ड्राफ्ट में चला जाता है और मैं इसे रिव्यू के लिए भेजता हूँ, यहाँ पे आता है सबमिट फॉर रिव्यू, तो पहले जो है हमें पूरा पेपर डालना है। जब यहाँ पे मैं सारी डिटेल देखता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि दोबारा से एक फाइल आती है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपका कोई इम्पैक्ट फैक्टर मिला है उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, आपका रेफरेंस जर्नल है उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे लगाना है, आपका एक्सेप्टेशन डेट का कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई मेल है, आप यहाँ पे 500 KB का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना हो। आपका SBI नंबर नहीं दिखता रहा है पेपर में कहीं, तो आप उसको यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो चीज यहाँ पे आपको करनी है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो आपको ने पहले दिया है वो आपको टोटल पेपर वो ले रहा है। मेरे का भी चीज क्लियर हो गई, बहुत सारे लोग इसको लेके भी परेशान थे। अभी हमने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट, यहाँ पे करके अब इसको भर देते हैं। यहाँ पे हमें रिमार्क लिखना कि जो भी कोई हमारा पेपर है इसको सबमिट, तो ये आपका एक रिसर्च पेपर सक्सेसफुली चला गया है वेरिफिकेशन। दूसरा इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करनी है पब्लिकेशन अदर देन जनरल। पब्लिकेशन क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई सब्जेक्ट है, अदर्स है, एडिट बुक है आपकी कोई, या आपका कोई चैप्टर बुक छपा है, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छपा है, ये जितने भी यहाँ पे डिजाइनिंग्स हैं ये सब आपके परफॉर्मिंग आर्ट वालों के लिए हैं। कोई रिव्यू इंटरनेट ये किया है, मान ली मैंने कोई मेरा चैप्टर किसी बुक में छपा है, तो उसका टाइटल क्या था, मेरा टाइटल क्या है पब्लिकेशन है, मान ली बुक का कोई भी नाम है, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई लिख रहा है। उसके बाद पब्लिशर कौन है, कोई एक्स वाई, ये कोई पब्लिशर है, बुक का नेम क्या है, यहाँ पे बुक का नेम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको रेंज पेपर्स की लिखनी है 23 से मान लीजिए 27 मेरे तो लिखा है मैंने। रोल इन पब्लिकेशन आपका क्या है, ऑथर है, एडिटर है, क्या है आप उसके अंदर, जो आपने अदर देन जनरल से, यानी जो बुक पब्लिश हुई है। मान लीजिए मैं ऑथर हूँ, टोटल नंबर ऑथर मान लीजिए 1 है या 2 है। एडिटर्स नेम क्या है, किस एडिटर के अंदर हुई है, मान लिए जो एडिटर है उस बुक के सुनील हैं, उसका ISSN नंबर क्या है, ISSN या EISSN नंबर जो भी है आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। इम्पैक्ट फैक्टर का उस बुक का कुछ है तो फिर वो आपको देखना है, डेट्स वगैरह आपको सब बतानी है, उसकी एजेंसी कौन सी है, वही सभी एजेंसी यहाँ पे आ रही है। इम्पैक्ट इम्प्रिंट है,
नेशनल किससे हुई है, लोकल पे हुई है, नेशनल से हुई है, इंटरनेशनल से हुई है। मान लीजिए मेरी कोई बुक नेशनल से हुई है, तो